नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी एंड इसमें हमने लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल कंप्लीट कर लिया है एंड आज हम हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जलमंडल जैसा कि आप जानते हैं हमारा 71% भाग जल से घिरा है और बाकी 29% स्थल से घिरा है। ठीक है, तो संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग किससे घिरा है? हमारा जल से। ठीक है, तो इस 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार है। दोस्तों, जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं? महासागर। यानी ये सबसे बड़ी वाटर बॉडी है हाइड्रोस्फीयर की। उससे थोड़े छोटे की बात करें तो समुद्र आ जाता है। यानी समुद्र की क्या है, कुछ कुछ सीमा हम तय कर सकते हैं, यानी निर्धारित कर सकते हैं। उससे थोड़ा और छोटा आ जाए तो नदी आ जाती हैं और झीलें आ जाती हैं। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे टर्म्स समझते हैं आगे कि कौन कौन से हमारे जलमंडल का पार्ट होती हैं। ठीक है, तो महासागर क्या है? महासागर में जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो और वह क्या कहलाता है? महासागर कहलाता है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, यानी कि पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है। क्लियर? जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से महासागर से मिला हो, उसे क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। यानी दूसरे नंबर पे जो बड़े की दृष्टि से आता है वो समुद्र है। यानी इसमें हमने इसकी सीमा निर्धारित कर दी कि 3 तरफ से वो भाग से भू से घिरा हुआ है, यानी स्थल से घिरा हुआ है, और एक तरफ से उसकी बॉडी कहाँ से मिल रही है? महासागर में मिल रही है। क्लियर? नेक्स्ट, खाड़ी यानी कि गल्फ। दोस्तों, गल्फ बेसिकली वाटर बॉडी नहीं है, वो बेसिकली क्या है? वो स्थल पे आ गया पानी और जो वहां पे आकर के रुक गया, उसी को हमने क्या बोल दिया? गल्फ। यानी समुद्र का स्थलीय भाग स्थलीय भाग में प्रवेश। ठीक है, स्थल भाग में जो प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बन जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? खाड़ी। जैसे आपने बंगाल की खाड़ी सुना है, बे ऑफ बंगाल सुना है। क्लियर? एंड आपने गल्फ भी देखे होंगे, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबा, जो गुजरात वाली साइड है। अगर आपने ध्यान से नक्शा देखा हो तो ऐसे यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ और यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबत है इंडिया के मैप में। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है? वो समुद्र का ही स्थल, जो इस समुद्र का ही भाग है जो स्थल पे आकर के जमने, वहां पे रुकने से जल के प्रवेश करने से वो बन गया। क्लियर? नेक्स्ट, बे। दोस्तों, बे होते हैं जो 2 किनारा स्थल से घिरा होता है और एक तरफ से टापुओं का समूह होता है। ठीक है, एंड दूसरी तरफ से मुहाना समुद्र में जाकर के मिलता है, वो होते हैं बेज। ठीक है, जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, टर्की की जो दोस्तों वॉन झील है, वो सबसे ज्यादा कौन सी झील है? सबसे अधिक लवणता है उसमें। वह सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक नहीं कह रहा, या सबसे बड़ी लवण वाली झील नहीं कह रहा, सबसे बड़ी लवणता वाली झील तो कैस्पियन सागर है। लेकिन इसकी जो वॉन झील का जो पानी है उसमें जो नमक की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा खारा है एक तरह से। ठीक है, तो वॉन झील क्या है? सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है, और कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है लवणता वाली। क्लियर? दोस्तों, प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप या चैलेंजर द्वीप के पास सबसे गहरा गर्त है, यानी सबसे गहरी खाई है, जो समुद्र के अंदर सबसे गहरी डेप्थ है, वो क्या है? वो है मैरियाना गर्त। मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, और जिसकी गहराई कितनी है? लगभग 11,33। क्लियर? और इसे इसलिए चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। अगर आप मैप में देखें तो ये देखिए, ये है पैसिफिक ओशियन, इधर भी है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी गोल है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, ये रहा चैलेंजर द्वीप यहाँ पे है। ठीक है, और यही क्या है? मारियाना गर्त है। ठीक है, ये इतनी बड़ी क्या है? मारियाना ट्रेंच, जिसकी क्या कहते हैं, डेप्थ कितनी है? 11,33 मीटर। क्लियर? ये हमारी किस में आती है? सबसे बड़े महासागर यानी कि प्रशांत महासागर में आती है। क्लियर हुई दोस्तों इतनी बात? चलिए अब एक एक करके महासागर देख लेते हैं सभी, कि जो सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग को ढकता है, यानी ये इतना बड़ा है कि पूरे 3/4 में से 1/3 भाग को अकेला ही ढके हुए है पृथ्वी के। क्लियर?
इसकी आकृति दोस्तों थोड़ी बहुत त्रिभुजाकार की है, यानी त्रिभुजाकार यानी ट्राइंगुलर शेप की है। अगर आप ऐसे देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक है पूरा, ठीक है, और ये इधर से ऐसे आ गया। तो ये मतलब अगर मैं मिला दूं पृथ्वी को, ये लगभग हमें इस तरह का वो दिखेगा। तो इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, यानी एक ट्राइंगल की तरह है, ठीक है। और ये कहां से कहां तक फैला हुआ है दोस्तों? ये फैला हुआ है पूर्व में, दोनों अमेरिका आ गए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी, ये आप जानते हैं, ठीक है। और पश्चिम में क्या आ गया? ये ऑस्ट्रेलिया आ गया एंड हमारा एशिया महाद्वीप आ गया, और नीचे अंटार्कटिका आ गया। क्लियर? ठीक है, त्रिभुजाकार है और छेदपूर्ण संपूर्ण स्थल छेदपूर्ण के अधिक है। इसके शीर्ष पर बेसिक बेरिंग जलमरुमध्य है। अब आप देखेंगे तो बेरिंग, ये देखिए यहाँ पे ये रहा, ये यहाँ पे क्या है? 180 डिग्री देशांतर, यानी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ईस्ट और वेस्ट दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, ठीक है। और यहीं पे क्या आता है? यहीं पे ही बेरिंग स्ट्रेट आता है। बेरिंग स्ट्रेट क्या करता है? वो आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को एक साथ जोड़ता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमने उसको क्या बोल दिया? ये एक बेरिंग जलमरुमध्य इसके नॉर्थ साइड में आ गया, यानी उत्तरी भाग में आ गया, ठीक है। इसके शीर्ष पर यानी उत्तरी भाग में क्या है? बेरिंग स्ट्रेट, जिससे ये किससे जुड़ रहा है? आर्कटिक ओशियन से जुड़ रहा है, ठीक है। एंड इसके आधार यानी नीचे क्या है? इसके नीचे महाद्वीप है, यानी साउथ में इसके अंटार्कटिक महाद्वीप है, और इसके पश्चिम में क्या है? एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है, एंड पूर्व में उत्तर एंड दक्षिणी अमेरिका है। ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, मैप में। चलिए दोस्तों, अटलांटिक महासागर, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। इसका करीब छठा भाग ये पूरे संसार का है, यानी जैसे वो 3/4 था, ये 1/6 है पूरे संसार का, ठीक है। जो कि प्रशांत महासागर के कितना है? आधा है, लगभग आधा बड़ा है, और ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। इसकी आकृति दोस्तों एस शेप की है। अगर आप मैप में देखें तो ये देखिए यहाँ पे लाई करता है ये साउथ अटलांटिक ओशियन, तो ये थोड़ा एस बना रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का, है ना। ये थोड़ा एस तरह की आकृति बना रहा है, जैसे उसकी ट्राइंगुलर थी, त्रिभुजाकार थी पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर की, ऐसे ही अटलांटिक महासागर की क्या है? एस शेप की है आकृति, ठीक है। और दोस्तों यही ऐसा महासागर है जिसमें सबसे ज्यादा लंबी इसकी तट रेखा है, यानी ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड यूरोप, सभी जगह ये सारे तट बनाता है, बहुत सारे जगह। तो इसकी सबसे ज्यादा लंबी तट रेखा है, और यहीं पे ही और इसी महासागर में सबसे ज्यादा आयात निर्यात के लिए शिप का आवाहन और गमन होता है, यानी आना जाना हो लगा रहता है इस अटलांटिक ओशियन में ही। तो सबसे ज्यादा ट्रेड इसी रूट से होती है, यानी अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा ट्रेड होती है, ठीक है। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका है, और पूर्व में अफ्रीका और दक्षिण में अंटार्कटिका है, ठीक है। और उत्तर में क्या है? ग्रीनलैंड है और हडसन की खाड़ी है। हम मैप में देख लेते हैं, ये देखिए ऊपर ग्रीनलैंड ये आ गया, ये पूरा ग्रीनलैंड है, तो यानी इस अटलांटिक ओशियन के ऊपर क्या है? ग्रीनलैंड है। इसके अगर पश्चिम में जाए यानी वेस्ट में शायद तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है, पूर्व में है तो यूरोप है एंड अफ्रीका, और नीचे क्या है? अंटार्कटिका। क्लियर दोस्तों इतनी बात? इसका नाम दोस्तों एटलस यानी अटलांटिक ओशन क्यों पड़ा? ये बेसिकली एटलस के नाम पे पड़ा। एटलस क्या था? एटलस एक दानव था, एक दानव था जो कि ग्रीक पौराणिक कथाओं में इसका क्या नाम था? टाइटन था, ठीक है। और इसका नाम एटलस भी था, तो इसी के नाम पे अटलांटिक ओशियन पड़ा है नाम इसका, ठीक है। क्लियर? अटलांटिक महासागर की तटरेखा सबसे लंबी है, मैं आपको बता चुका हूं। और अटलांटिक से अब जब इसकी तटरेखा सबसे लंबी है तो तटों पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है शिप्स के द्वारा, तो इसी वजह से अटलांटिक महासागर व्यापार और वाणिज्य के मामले में सबसे व्यस्त महासागर, यानी सबसे ज्यादा इसी में ट्रेडिंग होती है। क्लियर? इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है मध्य अटलांटिक कटक या मिड अटलांटिक रिज। ये क्या है दोस्तों? ये देखिए मिड अटलांटिक रिज, ये देखिए ये मिड अटलांटिक रिज ऐसे है, ये पूरी यहां तक मिड अटलांटिक रिज है। ये रिज क्या होती है? बेसिकली ये समुद्र के अंदर ही पहाड़ है,
ठीक है, समुद्र के अंदर ही क्या है, पहाड़ है जिसकी चोटी थोड़ी ऊपर को तक निकल रही है। ठीक है, तो ये थोड़ी रिज बनाती है बीच में। ठीक है, ये इस तरह से पहाड़ है यहाँ पे, जो इसकी ये समुद्र के अंदर पहाड़ है जो कि थोड़ी थोड़ी चोटी ऊपर की उनकी समुद्र के बाहर निकल रही है, और वही अलग 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 द्वीप यानी आइलैंड का समूह बना रही है। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं ये केप वेर्डे है। ठीक है, ये भी इसी समूह मिडिल अटलांटिक रीज के ही द्वीप का पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे ये छोटे 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 द्वीप बना रहे हैं, जहां जहां उसकी चोटी समुद्र से बाहर आ रही है वहीं वहीं द्वीप बन रहे हैं। क्लियर दोस्तों? ठीक है, तो ये मिड अटलांटिक रिज क्या कर रही है, ये एक जलमन कटक है जो भी इसकी अनेक चोटियां जल के बाहर हैं, यानी एक तरह से ये ऐसे ऐसे करके बना रखी है इसने, और जितना भी पानी के बाहर है वही एक द्वीप का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, तो ये ऊपर क्या कर रही है, छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण कर रही है, जिसके एग्जाम्पल्स है एजोर्स है, ठीक है, पीको आइलैंड है, कैप वेर्डे है। ठीक है, इसके प्रमुख उदाहरण है जो कि कहाँ पे पड़ते हैं, मिड अटलांटिक रीज में, और कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में। क्लियर? सबसे तीखी चोटी जो है इसकी, ये भूमध्य रेखा के निकट है, जिसका नाम क्या है, सेंट पॉल से हम जानते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का द्वीप ही है, लेकिन इसकी चोटी क्या है, सबसे तीखी है। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों, दक्षिण अटलांटिक महासागर में भी क्या है, बरमूडा द्वीप है। बरमूडा द्वीप यानी आपने देखा सुना होगा बरमूडा का नाम, कि बरमूडा ट्राइंगल है, जहाँ पे जो भी चाहे प्लेन जाए चाहे शिप जाए वो उसी ट्राइंगल के अंदर आ जाता है, तो वो डूब जाता है ना। तो वो भी कहाँ पे है, इसी वाले महासागर में है। ये देखिए, ये यहाँ से बरमूडा, यहाँ पे कहीं बरमूडा है। ठीक है, बरमूडा से प्योर्टो रिको एंड देन मियामी फ्लोरिडा में। ठीक है, ये इस तरह से एक ट्राइंगुलर बना देता है। ठीक, तो ये ट्राइंगल के आसपास जो भी क्या कहते हैं, शिप यानी जहाज या कोई भी प्लेन जाता है इसके ऊपर, वो इसके अंदर ही गिर जाता है। इसके दोस्तों दो कारण हैं। कोई जहाज इसमें इसलिए डूब जाता है क्योंकि इसके इसी इलाके के अंदर बहुत सारी ज्वालामुखियां हैं। ठीक है, जब जो ज्वालामुखी फटती हैं तो उसके अंदर की गैस क्या करती है, यहाँ के पानी की डेंसिटी है कम कर देती है। दोस्तों एक लॉ पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ ब्योयंसी, जिसमें यह था कि अगर किसी भी चीज वस्तु की पानी से डेंसिटी ज्यादा है तो वो उसमें डूब जाएगी, और अगर पानी की डेंसिटी किसी चीज से ज्यादा है तो वो उसके ऊपर तैरेगी। तो ये इसी बेसिस पे हमारे क्या चलते हैं, शिप्स चलते हैं। तो जब इसकी यहाँ पे ज्वालामुखी फटने से इस जगह के पानी की जो डेंसिटी है, ठीक है, यानी घनत्व है, वो कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो शिप्स के घनत्व से भी कम हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे शिप्स क्या करते हैं, डूब जाते हैं। ठीक है, एक तो ये कारण हुआ। दूसरे होते हैं दोस्तों हेक्सागोनल क्लाउड। हेक्सागोनल क्लाउड कुछ इस तरह से होते हैं। इनमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल क्लाउड्स होते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, इनमें जैसे कभी प्लेन घुस जाता है तो इसमें मतलब कोई भी चीज़ आ जाती है तो ये बहुत स्पीड बढ़ा देते हैं उसकी। ठीक है, तो इसी वजह से जब स्पीड बढ़ जाएगी और इन चोटियों का पता नहीं लगेगा, धुंधसा फोग सा रहेगा उसके आसपास एरिया में, तो वो भी प्लेन को डुबा लेता था। तो शिप्स के डूबने का कारण उसमें प्रेजेंट ज्वालामुखी है। ठीक है, एंड प्लेन्स को डूबने का कारण क्या है, हेक्सागोनल क्लाउड, जो कि इसी इलाके के ऊपर मंडराते रहते हैं, वे बादल। ठीक है, तो ये रीजन है कि यहाँ पे बरमूडा ट्राइंगल में यहाँ पे डूब जाते थे प्लेन और शिप दोनों ही। क्लियर दोस्तों इतनी बात? एंड बरमूडा ट्राइंगल कहाँ पे है, ये भी अटलांटिक ओशियन में ही है। क्लियर? और दोस्तों ये पश्चिम 55 उत्तरी अक्षांश के वहां पे थोड़ा चौड़ा हो जाता है महाद्वीप। ठीक है, ये थोड़ा 55 यानी 45 ये हो गया, यहाँ पे 55 के यहाँ पे थोड़ा सा ये चौड़ा हो जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टेलीग्राफिक पठार। इसको क्या बोला जाता है, टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के निकट दोस्तों एक रोमांच गंभीर है, यानी रोमांच द्वीप है, यानी भूमध्य 0 डिग्री। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रोमांच द्वीप है जो इस अटलांटिक ओशियन को नॉर्थ अटलांटिक यानी उत्तरी अटलांटिक
एंड दक्षिणी अटलांटिक यानी साउथ अटलांटिक ओशियन में इस दोनों को डिवाइड करता है। कौन सा? रोमांच द्वीप। और उत्तरी वाले पार्ट को हमने बोल दिया डॉल्फिन श्रेणी, ठीक है, क्या बोल दिया? डॉल्फिन श्रेणी बोल दिया। और दक्षिणी वाले को क्या बोल दिया? चैलेंजर कटक। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें सभी महासागरों की तुलना में सबसे ज्यादा लवणता है, यानी पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा होने के बावजूद भी इतना लवणता वाला नहीं है जितना कि हमारा ये अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, तो अटलांटिक ओशियन सबसे ज्यादा लवणता वाला ओशियन है, यानी महासागर है। क्लियर? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन को आपकी लोकेशन तो पता होगी, इंडिया के जस्ट नीचे है ना, ये रहा हमारा इंडिया और इसके नीचे ये रहा पूरा इंडियन ओशियन। ये दोस्तों थोड़ा एम टाइप का है, ठीक है, वो ट्रायंगुलर टाइप का था, ये एस टाइप का, ये थोड़ा एम टाइप का है। ठीक है, और इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन यहाँ पे आके साउथ अफ्रीका के यहाँ पे आकर के मिलते हैं एक दूसरे से। और कहाँ जहाँ पे मिलते हैं उसको हमने क्या बोल दिया? उसको बोलते हैं हम सी अगुलास। तो ये अगुलास के यहाँ पर कौन कौन मिलते हैं? हिंद महासागर और अटलांटिक ओशियन। ठीक है, एंड दोस्तों ये इंडियन ओशियन को अर्ध महासागर भी बोला जाता है, क्योंकि महासागर की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि जिसकी कोई सीमा ना हो, है ना। लेकिन अगर आप इंडियन ओशियन को देखोगे, इसके साउथ पार्ट यानी दक्षिण में देखोगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन अगर आप इसके उत्तर में देखोगे तो इसकी सीमा यहाँ पे है। तो इसको बेसिकली क्या माना जाता है कि ये अंदर ही अंदर जाके आर्कटिक ओशियन से मिला हुआ है। लेकिन हम अगर इसको मैप में देखें तो हमें लग रहा है कि ये इसके यहाँ तक ऐसे ये सीमा है पूरी। ठीक है, तो ये इसकी सीमा लगती है। तो इसी वजह से ये एक तरफ से सीमा इसकी हमने निर्धारित कर दी, बट एक तरफ से नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अर्ध महासागर। किसको? इंडियन ओशियन को। क्लियर? ठीक है, यह एक अर्ध महासागर है, रीजन पता लग गया। नेक्स्ट, यह एक तरफ प्रशांत महासागर से जुड़ रहा है, दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिल रहा है। ठीक है, और कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है, यानी कर्क रेखा तक इसको माना गया है। ये देखिए, ये यहां से ये आ गई कर्क रेखा। ठीक है, तो ये कर्क रेखा तक इसकी सीमा मानी गई है उत्तर में। ठीक है, अटलांटिक महासागर अफ्रीका के दक्षिण में यानी दक्षिण अफ्रीका के केप अगुलास से हिंद महासागर से मिलता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है ना, तो किससे मिल रहा है हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर? केप अगुलास पे आकर के मिलते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट, इसमें भारत के दक्षिण पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण है, यानी प्रवाल यानी वही मूंगे के यानी कोरल के बने हुए हैं दोनों आइलैंड्स। कौन कौन से? मालदीव और लक्षद्वीप। अगर आप मैप में देखें तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा मालदीव्स, ठीक है, और यहाँ पे ये रहा लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक, ये है लक्षद्वीप आइलैंड और यहाँ पे है मालदीव्स। ये किसके हैं? ये कोरल बेस्ड बने हुए हैं हमारे, क्या ये द्वीप्स बने हैं यानी आइलैंड्स बने हैं। ठीक है, कौन कौन से? मालदीव एंड लक्षद्वीप, जो कि किस में आते हैं? लाई करते हैं इंडियन ओशियन में ही लाई करते हैं। मॉरिशस एंड रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी इसी में ही उत्पन्न होती है, मतलब इसी द्वीप में होती है, मॉरिशस एंड रियूनियन द्वीप। किसमें? मालदीव के आसपास। ठीक है, इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। ठीक है, जो कि मोजाम्बिक चैनल से किससे अलग होता है? अफ्रीका से अलग होता है। ये देखिए दोस्तों, ये मेडागास्कर, ये सबसे बड़ा द्वीप है किसमें? इंडियन ओशियन में, जो कि मोजाम्बिक चैनल से अफ्रीका से अलग होता है। क्लियर? एंड दोस्तों डियागोर्सिया द्वीप इसी महासागर में है। क्लियर? हिंद महासागर अटलांटिक महासागर से भी अधिक गहरा है, हालांकि ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है, यानी अटलांटिक सागर से ये छोटा है, बट गहराई की अगर बात करें तो ज्यादा गहरा कौन है? हिंद महासागर। सबसे गहरा तो पैसिफिक ओशियन ही है, प्रशांत महासागर वह सबसे बड़ा भी महासागर है और सबसे गहरा भी, क्योंकि मैरियाना गर्त उसी महासागर में आती है ना, चैलेंजर द्वीप के आसपास। ठीक है, इसी वजह से उसको चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है।
दूसरे नंबर पे गहरा सागर कौन सा है, महासागर कौन सा है, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन। और थर्ड नंबर पे गहरा कौन है, अटलांटिक महासागर। और सबसे कम गहरा कौन है, वो है दोस्तों आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे ऊपर नॉर्थ में यानी आर्कटिक सर्कल के बीच में आता है और इसी वजह से उसका नाम पड़ा है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। क्लियर। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्या होगा, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है और दूसरे नंबर पे अटलांटिक है, बट ये गहरा नहीं है, गहरा इससे ज्यादा कौन है, हिंद महासागर। क्लियर दोस्तों इतनी बात। चलिए अब आ गया दोस्तों दक्षिणी महासागर यानी सदर्न ओशियन। दोस्तों इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये अंटार्कटिका के पास होने के बावजूद इसलिए इसका क्या बोलते हैं हम, ये देखिए अंटार्कटिका के पास है ये सदर्न ओशियन। इसकी बाउंड्री किस किस से मिलती है, यहाँ पे प्रशांत महासागर से मिलती है, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन से मिलती है, यहाँ पे इंडियन ओशियन से मिलती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ऐसे ये महासागर है जो कि पूरा साउथ में है यानी दक्षिण में आता है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, सदर्न ओशियन बोला जाता है। एंड इसको अंटार्कटिका के पास होने की वजह से इसका नाम अंटार्कटिक ओशियन भी है। ठीक है, तो सदर्न ओशियन को ही हम क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक ओशियन। ठीक है दोस्तों, तो अंटार्कटिक महासागर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव के बगल में स्थित है ना। दक्षिणी ध्रुव कहाँ है, अंटार्कटिका के बिल्कुल बीच में आता है और यह अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है, तो इसी वजह से इसको अंटार्कटिक महासागर भी बोलते हैं। और इसकी जलधारा किस किस से मिलती है, हिंद महासागर से मिलती है, प्रशांत महासागर से मिलती है और अटलांटिक महासागर से मिलती है। क्लियर। चलिए दोस्तों लास्ट है आर्कटिक महासागर यानी कि आर्कटिक ओशियन। ये दोस्तों अगर मैप में देखें तो ये सबसे ऊपर है ना, ये देखिए ये रहा आर्कटिक ओशियन। ठीक, तो ये पूरा का पूरा ऐसे है। ठीक है, तो ऐसे है क्या है, आर्कटिक ओशियन। और ये किससे मिल रहा है, ये बेरिंग स्ट्रेट से प्रशांत महासागर से मिल रहा है। और बेरिंग स्ट्रेट एंड चक्कीसा हमने कहाँ पढ़ा था, जब हमने लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा था, है ना, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड या इंटरनेशनल डेट लाइन को बोलते हैं, उस पर ये चार चीजें आती थी। कौन कौन सी, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, चक्कीसा और बेरिंग स्ट्रेट, जो कि आर्कटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन को जोड़ती हैं एक साथ। ठीक है, और ये आर्कटिक सर्कल आपको पता होगा क्या है, 66.5 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर यानी अगर इससे ऊपर चलता है 90 डिग्री, तो इसके बीच में ही ये पूरा का पूरा कवर हो जाता है, इसी वजह से इसका नाम आर्कटिक ओशियन पड़ा। क्लियर। आर्कटिक महासागर सभी महासागर में तो सबसे छोटा है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त के भीतर होने की वजह से इसका नाम आर्कटिक महासागर पड़ा है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक के मध्य में स्थित है, यानी ये जैसे पृथ्वी है, ये जो उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री नॉर्थ यानी 90 डिग्री उत्तर, तो अगर ये पूरा ऐसा गोला है तो ये इसके बिल्कुल मध्य में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, यह सभी महासागरों में सबसे कम गहरा है, एक तो सबसे छोटा है, सबसे कम गहरा है और सबसे कम लवणता वाला है। और सबसे ज्यादा लवणता वाला कौन था, अटलांटिक ओशियन, है ना। और ये सबसे कम गहरा भी है और साथ सभी महासागरों की तुलना में सबसे कम लवणता वाला भी है, यानी सबसे कम खारा है। अगर नॉर्मल सी बात में हम बात करें, सबसे ज्यादा खारा समुद्र कौन सा, महासागर कौन है, अटलांटिक महासागर, और सबसे कम खारा कौन है, आर्कटिक महासागर। क्लियर। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे चैनल इस वीडियो को एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टिल दैट, थैंक यू।